नमस्कार। आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम 18 फरवरी 2022 को द हिंदू समाचार पत्र में प्रकाशित प्रमुख समाचारों और एडिटोरियल्स का विश्लेषण करेंगे। आज की क्लास के प्रमुख विषय हैं भारत में सड़क सुरक्षा, भारत यूएई व्यापार समझौता, प्राकृतिक संतुलन और ऊर्जा की जरूरत, एचआईवी संक्रमण का उपचार, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसका भी ध्यान रखें, और अंत में मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न और उनके उत्तरों की संरचना पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज हम बात करेंगे भारत में सड़क सुरक्षा, जो कि एक बहुत ही संवेदनशील विषय है। इस समाचार को पेज संख्या 6 से लिया गया है। इसे हम GS3 आधारभूत संरचना के साथ में जोड़ करके देख सकते हैं। और अगर इसके संदर्भ को हम समझें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पिछले साल महाराष्ट्र के अंदर में सड़क सुरक्षा पर आयोजित एक समारोह में बोलते हुए परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहा कि 2025 तक 50% सड़क दुर्घटनाओं को हम कम कर देंगे। इसके अलावा 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु को हम शून्य पर लेकर के जाएंगे। इस संदर्भ में स्टूडेंट्स एक बात और ध्यान रखने वाली है कि ब्राजीलिया घोषणा पत्र के माध्यम से भी सड़क सुरक्षा के विषय में कई घोषणाएं की गई थी और भारत इसमें शामिल है। और इसी संदर्भ में स्वीडन में 2020 में सड़क सुरक्षा पर वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तीसरा उच्च स्तरीय वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें यह कहा गया कि 2030 तक भारत में सड़क दुर्घटनाओं में हम शून्य मृत्यु की अवधारणा को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। और लगभग यही बात परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा भी पिछले वर्ष कही गई। अब यहाँ पर अगर हम कुछ अन्य विषयों को देखें, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा सन 2010 में सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सड़क सुरक्षा के लिए कार्यवाही के दशक के रूप में 2011 से 2020 को लक्षित किया गया और इस बात को तय किया गया कि 2020 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को हम 50% तक घटाएंगे। लेकिन अगर हम भारतीय संदर्भ में इन चीजों को देखें, मसलन प्रति 100 दुर्घटनाओं में मौतों की संख्या को, अब यहां पर आप लोग समझ गए होंगे कि अगर 100 दुर्घटनाएं हुई हैं तो उसमें से कितने लोगों की मृत्यु हुई है। तो 2011 में यह आंकड़ा था 28.63 और 2020 में यह आंकड़ा था 37.54। हालांकि अगर हम सरकारी आंकड़ों पर निगाह डालें तो 2019 की तुलना में 2020 में सड़क दुर्घटनाएं थोड़ी सी कम घटी। लेकिन इस पर एक असर यह भी हो सकता है कि 2020 वो वर्ष था जब लॉकडाउन की वजह से परिवहन के साधन एक हद तक प्रतिबंधित रहे। लेकिन फिर भी आप लोग इस बात को देखो कि यहां पर मौतों की संख्या का जो प्रतिशत है उसमें एक वृद्धि हमारे सामने उभर करके आ रही है। अब यहां पर जो दो आंकड़े मैंने आपको बताए, इनमें से एक बात तो यह मालूम चलती है कि सरकार के द्वारा प्रयास तो किए गए हैं, लेकिन वो प्रयास अभी नाकाफी हैं और एक बड़ी यात्रा अभी तय करनी है। इसके अलावा भारत के अंदर में सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर राजशेखरन के द्वारा एक याचिका को दायर किया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, जिसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने साल 2017 में कुछ दिशा निर्देश दिए, जैसे कि सड़क सुरक्षा समिति का गठन किया जाए जिला स्तर पर, ब्लैक स्पॉट की पहचान की जाए। स्टूडेंट्स, ब्लैक स्पॉट किसी सड़क का वो हिस्सा होता है जहां पर किसी समय विशेष में अधिक दुर्घटनाएं घटी होती हैं। तो ऐसे क्षेत्रों की पहचान की जाए और वहां पर दुर्घटनाओं को रोकने के संदर्भ में प्रयास किए जाने चाहिए। इसके अलावा सड़क सुरक्षा ऑडिट, मसलन सड़क में कहां कहां पर गड्ढे हैं, उन गड्ढों की वजह से कहां कहां पर दुर्घटनाएं किस तरह से हो रही हैं, या ब्लैक स्पॉट आदि की पहचान, ये सब सड़क सुरक्षा ऑडिट का हिस्सा है। इसके साथ साथ में कई सारे उपकरणों को लगाया जाए जिनके माध्यम से इस बात की जानकारी प्राप्त की जाए कि ओवर स्पीडिंग तो नहीं हो रही है इस क्षेत्र के अंदर में। तो अब यहां पर स्टूडेंट्स प्रयास तो हमें कई सारे दिख रहे हैं, लेकिन चुनौतियां भी कई सारी हैं। चुनौतियों की अगर हम बात करें तो 1988 के मोटर वाहन अधिनियम में अगस्त 2019 में कुछ संशोधन किए गए
और ये संशोधन मुख्य रूप से इस प्रकार से किए गए थे कि जो भी लोग यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हैं उन्हें भारी भरकम जुर्माना देना होगा। लेकिन लगभग पूरे देश में इसका काफी विरोध हुआ। विरोध करने की वजह यह बताई गई कि भारत के अंदर में अभी लोगों की आय इस प्रकार से नहीं है कि वो इतने भारी भरकम जुर्माने को अदा कर पाएंगे। राज्यों के द्वारा भी इस विषय को लागू करने में अनिच्छा प्रकट की गई। तो ऐसे में ये जो संशोधन किए गए थे ये प्रगतिशील तो थे, लेकिन इन्हें लागू करने में हमें बड़ी सफलता प्राप्त नहीं हुई। अब यहां पर आप इस बात को ध्यान रखिए स्टूडेंट्स कि मोटर वाहन के संदर्भ में जो भी नियम कानून है अल्टीमेटली इनको लागू करने के संदर्भ में जो जिम्मेदारियां हैं वो राज्यों के ऊपर में ही होती हैं। अगर वो अनिच्छा दिखाएंगे तो बहुत जाहिर सी बात है कि चीजें लागू नहीं हो पाएंगी। फिर इसमें अगला विषय है कि भारत के अंदर में ट्रैफिक पुलिस कर्मी और इसके अलावा इंटेलिजेंट यातायात प्रबंधन प्रणाली या बुद्धिमान यातायात प्रबंधन प्रणाली, जहां पर हम कई सारे तकनीकों का इंस्ट्रूमेंट्स आदि का इस्तेमाल करते हैं जिसके माध्यम से किसी क्षेत्र में ट्रैफिक ना लगने पाए, यातायात स्मूथ रहे, सुगम तरीके से चलता रहे। तो इन सब चीजों का भी अभी हमारे यहाँ पर एक हद तक अभाव है। अब इसी समस्या को हल करने के संदर्भ में एक सुझाव आया था पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो की तरफ से। उन्होंने ये कहा कि किसी भी क्षेत्र के अंदर में यातायात पुलिस कर्मियों की जो संख्या है वो कम से कम इतनी तो होनी चाहिए जितनी कि उस क्षेत्र के अंदर में रजिस्टर्ड वाहनों की संख्या है। अगर ये बराबर रहेंगे तो कम से कम हम ठीक से कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें उपकरणों की कि किस प्रकार के उपकरण आदि खरीदे जाएं, तो वो उपकरणों की जो संख्या है वो भी रजिस्टर्ड वाहनों की संख्या के कम से कम बराबर होनी चाहिए। इसमें अगला विषय आता है कोष का अभाव अर्थात धन का अभाव, क्योंकि यातायात के संदर्भ में उपकरणों को चाहे खरीदना हो चाहे पुलिस कर्मियों को वेतन देना हो। इसके अलावा ये बात भी समझने वाली है यहाँ पर कि अलग अलग हाईवेज के किनारे, राजमार्गों के किनारे कई सारे बोर्ड लगाए जाते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। तो इन सब कार्यों के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन धन का अभाव होने की वजह से आप ये समझिए कि स्पीड लिमिट के बोर्ड जो कि बहुत आवश्यक रहते हैं, ऐसे बोर्ड भी हमें कई सारे राजमार्गों के किनारे और अन्य जो मार्ग हैं उनके किनारे कम संख्या में देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त भारत के अंदर में जो ड्राइवर वगैरह हैं जो कि इस परिवहन क्षेत्र के अंदर में अधिकांशतः कार्य करते हैं, इनका वेतन बहुत कम होता है। इन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। ऐसे में थोड़ा अधिक धन कमाने के लिए वो अधिक कार्य करते हैं। ऐसे में उनके स्वास्थ्य के ऊपर में नकारात्मक असर पड़ते हैं और इन सब वजहों से कई बार यह होता है कि ये वाहन दुर्घटना का शिकार होते हैं और अक्सर ये स्वयं तो दुर्घटना का शिकार होते ही हैं, लेकिन आसपास के अन्य वाहनों को भी दुर्घटना का शिकार बना देते हैं। और अंत में जो एक विषय यहाँ पर सामने आता है वो है ड्राइवरों के कौशल में सुधार। हमारे यहाँ पर परिवहन के क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार है उसकी वजह से कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि ड्राइविंग लाइसेंस इस प्रकार से प्राप्त कर लेते हैं कि उनमें ड्राइवर बनने का कौशल तो नहीं होता है गाड़ी चलाने का, चाहे वो टू व्हीलर हो चाहे वो फोर व्हीलर हो, लेकिन उनके पास सर्टिफिकेशन है और किसी तरीके से वो सीख करके गाड़ियां चलाना शुरू कर देते हैं। ऐसे में आवश्यक कौशल ना होने की वजह से सड़क के ऊपर में जो साइन बोर्ड होते हैं उनको समझने की क्षमता ना होने के कारण भी कई सारी घटनाएं घटती हैं। इसमें मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। कई वर्ष पहले दिल्ली के निकटवर्ती क्षेत्र के अंदर में दो विमान हवा में टकरा गए। अब बात हवाई क्षेत्र की हो रही है और हम बात यहाँ पर परिवहन क्षेत्र की कर रहे हैं सड़क पर, लेकिन आप समझो कि ड्राइवर का कौशल कितना महत्वपूर्ण है। अब वहां पर एरोप्लेन्स में तो पायलट्स होते हैं, वहां पर जो विमान टकराए तो उसमें एक रिपोर्ट निकल करके ये आई कि उनमें से एक पायलट को अंग्रेजी भाषा ही समझ में नहीं आती थी, जबकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो भी इंस्ट्रक्शंस पास करता है वो मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा में ही देता है। तब से ये प्रोटोकॉल बना दिया गया कि अलग अलग देशों के जो भी पायलट्स हैं कम से कम उन्हें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना ही चाहिए ताकि हवा में भी इन दुर्घटनाओं को हम टाल सकें। ठीक है, तो ड्राइवरों की कुशलता हो, चाहे वो पायलटों की कुशलता हो, चाहे वो
गाड़ियों के संदर्भ में हो, ट्रेनों के संदर्भ में हो, चाहे वो एरोप्लेन के संदर्भ में हो, निश्चित रूप से ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय रहता है। अब यहाँ पर उपाय क्या क्या है? उपायों की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो आपातकालीन प्रतिक्रिया समर्थन प्रणाली का जो नंबर है 112, ये इस संदर्भ में बड़ा उपयोगी साबित हुआ है और इसकी मदद से कई सारे लोगों के जीवन की रक्षा हो पाई है। इसके अलावा वर्तमान समय में अगर हम सड़क सुरक्षा के संबंध में बात करें और यहाँ पर दुर्घटनाओं की बात करें, तो इनके जो आंकड़ों का प्रबंधन है वो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम CCTNS अर्थात अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है। अब यहाँ पर अगर आंकड़ों का संग्रह किया जाता है तो कम से कम 60 से अधिक जानकारियां मांगी जाती हैं, जो कि बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर विशेषज्ञों का कहना है कि ये बात ठीक है कि आंकड़ा संग्रह ठीक से होना चाहिए, लेकिन आंकड़ा संग्रह करते हुए 60 से अधिक प्रकार की जानकारियों को प्राप्त करना निश्चित रूप से ये इस व्यवस्था को बड़ा बोझिल और खर्चीला बना देता है। तो थोड़ा इसे बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा हाल ही में IRAD अर्थात इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस को लाया गया है। इसे परिवहन मंत्रालय और विश्व बैंक के द्वारा लाया गया है और यहाँ पर जिन आंकड़ों को संग्रहित किया जाएगा रोड एक्सीडेंट के संदर्भ में, इनका सही उपयोग होना चाहिए। आंकड़ों का सही तरीके से संग्रहण किया जाना चाहिए ताकि उसके आधार पर ठीक प्रकार से नीतियां बनाई जा सकें और सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि, धन हानि, इसको रोका जा सके। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अगला समाचार स्टूडेंट्स पेज संख्या 6 से लिया गया है। इसे हम GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के साथ में जोड़ करके देख सकते हैं। इसके अलावा इसे हम GS3 अर्थव्यवस्था के अंदर में भी जोड़ करके देख सकते हैं। अब यहां पर आप लोग देखिए जरा, भारत और UAE अर्थात यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या संयुक्त अरब अमीरात, दोनों के बीच में संभवतः आज यह समझौता होना है समाचारों के अनुसार। हालांकि अगर इस समझौते के विषय में हम लोग बातें करें, इसका महत्व क्या है और हमारी परीक्षा के अंदर में इसका क्या महत्व है, यहां से प्रश्न किस प्रकार से बन सकते हैं, तो इसको आप लोग जरा समझने की कोशिश करिए। दरअसल स्टूडेंट्स, हाल के वर्षों में भारत ने और संयुक्त अरब अमीरात ने मुक्त व्यापार समझौतों के संदर्भ में एक विशेष नीति को अपनाया है। इसके पहले अगर हम भारत की बात करें 2-3 साल पहले जाकर के, तो भारत कई सारे संगठनों में शामिल हो जाया करता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन संगठनों में शामिल होना है और फिर वहां पर मुक्त व्यापार समझौते वगैरह की सुविधाएं भी मिल जाएंगी। उस संगठन आदि में भी शामिल हो गए हैं, लेकिन इससे कुछ बड़ा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा था। यह भारतीय अनुभव है। ऐसे में भारत ने मुक्त व्यापार समझौतों के संदर्भ में अपनी रणनीति को बदला। अब हम अलग अलग देशों के साथ में द्विपक्षीय रूप से, बहुपक्षीय नहीं स्टूडेंट्स, द्विपक्षीय रूप से व्यापार समझौते कर रहे हैं। और अगर हम बात करें संयुक्त अरब अमीरात की, तो संयुक्त अरब अमीरात लगभग 2012 से तेल के व्यापार से जो उनको लाभ हो रहा था, इसके ऊपर वो अपनी निर्भरता को घटाने की कोशिश कर रहे थे। अब इसको आप कई तथ्यों से जोड़ करके समझिएगा। एक तो जलवायु परिवर्तन के विषय है, दूसरा कि कच्चा तेल कभी ना कभी तो खत्म हो ही जाएगा। तो ऐसे में कच्चे तेल के निर्यात पर आधारित अर्थव्यवस्था लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। तो अर्थव्यवस्था में नए नए आयाम, नए नए क्षेत्र जोड़ने पड़ेंगे। ऐसे में भारत और UAE दोनों करीब आना शुरू हुए। इससे निर्यात लक्ष्यों को प्राप्त करने में विशेष रूप से हमें मदद प्राप्त होगी। अगर हम कुछ आंकड़े देखें यहाँ पर, तो 2019-20 में संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय व्यापार के साथ भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात अमेरिका के बाद भारत का दूसरे सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी रहा। आप जरा इस मानचित्र को भी देखिए, थोड़ा सा भूगोल से भी समझिए इस बात को। स्टूडेंट्स, अगर हम संयुक्त अरब अमीरात के साथ में अपने व्यापारिक संबंधों को स्थापित करने में सफल होते हैं, जैसा कि दिखाई पड़ रहा है कि हम इसमें सफल हो ही जाएंगे, तो इससे पड़ोस में स्थित सऊदी अरब का क्षेत्र, इसके अलावा बहरीन का क्षेत्र, कुवैत का क्षेत्र, कतर का क्षेत्र, ओमान, इन सब क्षेत्रों के साथ में संयुक्त अरब अमीरात के अच्छे संबंध हैं।
तो यहाँ का जो बाजार है उस तक पहुंचने में भी हमें एक हद तक मदद प्राप्त होगी। इसके अलावा अफ्रीकी देशों के बाजार तक भी हम अपनी पहुंच को स्थापित कर सकते हैं संयुक्त अरब अमीरात की मदद से। अब यहां पर आप लोग देखिए जरा, ये जो नई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नीति है जो भारत ने अपनाई है, हमने कई सारे क्षेत्रों को प्राथमिकता की श्रेणी में रखा है। इनमें से आप देख सकते हैं, एक है संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल और खाड़ी सहयोग परिषद। अब यहां पर आप ध्यान रखना, यूरोपीय संघ और खाड़ी सहयोग परिषद, इनमें कई सारे देश शामिल हैं। भारत इन देशों के साथ में मुक्त व्यापार समझौता करने के लगातार तेजी के साथ प्रयास कर रहा है और जिसमें हम संयुक्त अरब अमीरात के साथ ये समझौता करने जा रहे हैं। अगर हम अब यहाँ पर इसी परिप्रेक्ष्य में संयुक्त अरब अमीरात के महत्व को समझें तो भारत और यूएई दोनों के बीच में द्विपक्षीय संबंधों का आरंभ हम 1972 से देखते हैं। इसमें थोड़ी और तेजी आई जब भारतीय प्रधानमंत्री ने 2015 में यूएई की यात्रा की और इस बात के महत्व को रेखांकित किया कि दोनों देश एक दूसरे की सफलता की यात्रा में सहयोगी बन सकते हैं। इसके बाद 2017 में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान हमारे यहाँ पर गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में आए और 2021 में व्यापक आर्थिक सहयोग तथा भागीदारी समझौते पर हमारी बातचीत सफलतापूर्वक संपन्न हुई और इसी में अब एक कदम आगे बढ़ते हुए हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ आगे जा रहे हैं। और यहां से यह बात स्पष्ट हुई कि भारत और यूएई अब इन दोनों को द्विपक्षीय संबंधों से आगे बढ़ना चाहिए और इन्हें अपनी रणनीतिक भागीदारी को मजबूत करने के लिए प्रयास करने चाहिए। इसके लिए यूएई का विजन 2021 भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। डब्ल्यूटीओ ने भी अपने कुछ आंकड़ों में इस बात को बताया है कि संयुक्त अरब अमीरात अपनी अर्थव्यवस्था में नए नए क्षेत्रों को लगातार जोड़ रहा है। हालांकि इसके प्रयास 2012 से ही चल रहे हैं, ये बात मैंने आपको पहले बताई थी। कई सारी भारतीय कंपनियां हैं जिन्होंने संयुक्त अरब अमीरात के यहाँ पर पर्यटन में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सीमेंट में, बिल्डिंग मटेरियल आदि इन क्षेत्रों में निवेश किया है। इसके अलावा भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का जो वस्तुएं हैं उनका निर्यात करने का है और 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की सेवाओं के निर्यात का भी लक्ष्य है। और ऐसे में अगर ये समझौता हम कर लेते हैं संयुक्त अरब अमीरात के साथ में, तो इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में भी हमें मदद प्राप्त होगी। अब यहां पर आप एक बात को इस मैप के माध्यम से पुनः समझिए। देखिए स्टूडेंट्स, संयुक्त अरब अमीरात और भारत दोनों मुक्त व्यापार के संदर्भ में काफी नए नए कार्य कर रहे हैं। अब अगर इन दोनों देशों के बीच संबंध अच्छे होंगे तो अब अगर मान लीजिए कि अबू धाबी के अंदर में कुवैत कुछ निवेश कर रहा है या जापान कहीं पर निवेश कर रहा है या भारत के अंदर में जर्मनी निवेश कर रहा है, तो जो तीसरे देश हैं जो कि चाहे वो निवेश करें यूएई के अंदर में, चाहे वो निवेश करें भारत के अंदर में, तो इससे दोनों को लाभ प्राप्त होगा। मान लीजिए हमारी किसी कंपनी ने संयुक्त अरब अमीरात के अंदर में निवेश किया है और वो कंपनी व्यापार में संलग्न होती है सऊदी अरब के साथ में या अफ्रीकी देशों के साथ में, तो निश्चित रूप से हमने संयुक्त अरब अमीरात के माध्यम से सऊदी अरब के साथ में अपने व्यापार को आगे बढ़ाया और इससे हमें निश्चित रूप से लाभ होगा। अब यही चीज संयुक्त अरब अमीरात के लिए भी सही साबित होगी जब उनकी कंपनियां भारत के अंदर में निवेश करेंगी और भारत के माध्यम से वे किसी अन्य तीसरे देश के साथ में व्यापार से लाभ कमा सकते हैं। जैसा कि मैंने इस चर्चा के माध्यम से आपको बताया कि जो भौगोलिक स्थिति है संयुक्त अरब अमीरात की, उसके माध्यम से भारत अफ्रीका के चाहे बाजार हो, चाहे मध्य पूर्व या पश्चिम एशिया के बाजार हो, इन तक आसानी से पहुंच बना सकता है। चूंकि संयुक्त अरब अमीरात गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल खाड़ी सहयोग परिषद का सदस्य भी है, तो जो उसके अन्य मेंबर हैं सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, ओमान, जिनके बारे में हम बात पहले ही कर चुके हैं, इनसे भी लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ ग्रेटर अरब मुक्त व्यापार क्षेत्र अर्थात गाफ्टा समझौते के तहत यूएई के पास सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान, जॉर्डन, मिस्र, इराक, लेबनान, मोरक्को,
ट्यूनीशिया, फिलिस्तीन, सीरिया, लीबिया, यमन, यहाँ के मुक्त व्यापार क्षेत्र की पहुंच है। और निश्चित रूप से जो मैं आपको बता रहा था कि संयुक्त अरब अमीरात में निवेश के माध्यम से हमारी कंपनियों को किसी तीसरे क्षेत्र के साथ में भी व्यापार करने में लाभ प्राप्त होंगे, तो वो लाभ आप यहां से आसानी से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इस समाचार को पेज संख्या 6 से लिया गया है। इसे हम GS3 पर्यावरण और ऊर्जा वाले खंड से जोड़ करके देख सकते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पर्यावरण के संदर्भ में कहा कि ये ग्रह नाजुक नहीं था। नाजुक का मतलब यहाँ पर स्टूडेंट्स है भंगुर या संवेदनशील, या इस ग्रह पर हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए सारे संसाधन उपलब्ध रहे हैं। इन संदर्भों में इसको समझिए। बल्कि समस्या उन लोगों में थी जिनके ऊपर प्रकृति के संरक्षण की जिम्मेदारी रही है, या यूं कहें कि समस्या हम मानवों के अंदर में है, ना कि हमारे पृथ्वी ग्रह के अंदर में है। अब इस बात को आप दो विशेषज्ञों के संदर्भ में जोड़ करके समझिए। एक वैज्ञानिक रहे हैं जेम्स लवलॉक, और उनकी एक परिकल्पना है जिसको हम लोग कहते हैं गया हाइपोथेसिस या गया परिकल्पना। गया परिकल्पना या गया हाइपोथेसिस यह कहती है कि पृथ्वी पर जो भी जैविक और अजैविक तत्व हैं, जीव जंतु हैं, ये सब एक दूसरे के साथ में क्रिया करते हैं ताकि इस पृथ्वी पर जीवित रह सके। आसान भाषा में समझिए तो सभी जैविक और अजैविक तत्व एक दूसरे के ऊपर में निर्भर है, और किसी एक के समाप्त होने से ही दूसरे जीव जंतुओं के ऊपर में नकारात्मक असर पड़ने शुरू हो जाएंगे। कुछ ऐसी ही बात नोबेल पुरस्कार विजेता पॉल क्रुटजन ने कही। उन्होंने मुख्य रूप से अपनी बातें कही भौतिक विकास के संदर्भ में कि जिस प्रकार से हम रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमारे ग्रह के वातावरण को बदल रहे हैं। सबसे आसान सा आप उदाहरण उठाइए कि हम लोग खेतों में अनाज को उगाने के लिए तरह तरह के रसायनों का इस्तेमाल करते हैं, कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं, और वे उन फसलों के अंदर में भी शामिल होते हैं, उसके रास्ते हमारे शरीर में शामिल होते हैं। इसके अलावा जो आसपास नदियां हैं, तालाब हैं, वो भी प्रदूषित होना शुरू हो जाते हैं, और ये सारी चीजें निश्चित रूप से हमारे ग्रह के वातावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही हैं। अब यहाँ पर अगर हम इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के ऊपर में निगाह डालें कि किस प्रकार से हमारे ग्रह के वातावरण में बदलाव आने शुरू हुए। मानव ने अपने विकास के क्रम में जब धीरे धीरे खेती करनी शुरू की और आगे बढ़ते हुए गेहूं और चावल का उत्पादन करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे खाद्य फसलों के रूप में गेहूं और चावल का प्रभुत्व स्थापित हुआ। जो अन्य प्रकार के अनाज हैं उनके बारे में तो लोगों ने बातें करनी ही बंद कर दी। खासतौर पर मोटे अनाजों की अगर हम बात करें, ज्वार वगैरह की बात करें, बाजरे की बात करें, अब इन सब वजहों से क्या हुआ, वन क्षेत्रों को साफ किया गया, जनसंख्या में लगातार वृद्धि होती गई, और ये पहला कदम था जब हमने वैश्विक जलवायु में बड़े पैमाने पर बदलाव करने शुरू किए। इसके बाद जब औद्योगिक क्रांति का दौर शुरू होता है, खासतौर पर यूरोप से, फिर वहां से अमेरिका और अन्य देशों में इसका विस्तार हुआ, तो इसमें जीवाश्म ईंधन का, कोयले का, तेल का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ, और हमारे वातावरण के अंदर में ग्रीन हाउस गैसों का जमावड़ा बढ़ता चला गया। अब जरा आप यहां पर समझिए कि जब जलवायु परिवर्तन की घटनाएं हमारे सामने उभर के आने शुरू हुई, कहीं पर बारिश बढ़ गई, कहीं बारिश घट गई, लगातार आने वाले चक्रवातों की तीव्रताएं बढ़नी शुरू हो गई, इनकी संख्या में वृद्धि होनी शुरू हो गई। इसके अलावा समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होनी शुरू हो गई। जरा आप सोचो इन सब का असर किस पर पड़ा। स्टूडेंट्स, इन सब का असर सबसे अधिक उन लोगों पर पड़ा जो गरीब हैं, या ऐसे लोग जो खुद को प्रकृति के इस क्रोध से बचाने में सक्षम नहीं है। इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण आप समझिए कि समुद्र का जलस्तर अगर बढ़ रहा है तो इसके लिए विकसित देश सर्वाधिक दोषी है। दोष सबका है, किसी का कम किसी का ज्यादा, लेकिन विकसित देश जिन्होंने खास तौर पर औद्योगिक क्रांति से खूब लाभ कमाया, लेकिन खामियाजा कौन भुगत रहा है। हिंद महासागर के अंदर में, प्रशांत महासागर के अंदर में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के नागरिक, जिनके पास संसाधन भी नहीं है कि वो अपने जीवन को बचा सके,
या ऐसे उपकरणों की मदद ले सके ताकि कुछ समय के लिए उनके देश को, उनके द्वीप को बचाया जा सके। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर प्रकृति में परिवर्तन होगा तो उसका असर सब पर पड़ना ही है। अब यहां पर एक और उदाहरण आप देखो भारत के संदर्भ में। पिछले साल उत्तराखंड में चट्टान और हिमस्खलन हुआ था, 2 जल विद्युत परियोजनाओं को नुकसान पहुंचा था, कई लोगों की मृत्यु हुई थी। लेकिन जरा आप सोचो कि जिन लोगों ने इस जल विद्युत परियोजना को यहां पर लगाने की अनुमति दी थी, जिन्होंने यहां पर धन का निवेश किया था, उन्हें कुछ नहीं हुआ। जिनकी मृत्यु हुई वो लोग यहां पर कार्य करने वाले मजदूर थे। अन्य दूसरे प्रकार के अधिकारी थे जिन्हें बस ये कहा गया था कि तुम्हें यहां जाकर कार्य करना है, लेकिन निर्णय लेने वाले लोग कोई और थे। अब अगर हम भारत के संदर्भ में कुछ और बातें करें, क्योंकि हम विकासशील देश हैं, हमारी ऊर्जा की आवश्यकताएं काफी अधिक हैं, तो हमारे यहां पर हम भले इस बात को तय कर चुके हैं कि 2070 तक हम जो कार्बन का उत्सर्जन है उसके संदर्भ में नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। ये हमने घोषणा की है, ये हमारा लक्ष्य है। स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन के संदर्भ में भी हमने कई सारी घोषणाएं की हैं। लेकिन हाल फिलहाल में अगर आप स्थितियों को देखें तो निश्चित रूप से यह बात स्पष्ट है कि कोयला संयंत्रों का प्रयोग जारी रहने वाला है। उद्योगों के लिए जंगल लगातार उजाड़े जा रहे हैं, सड़कों के निर्माण के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है। अगर हम हिमालयी क्षेत्र की बात करें तो हिमालय का जो इकोसिस्टम है वो काफी ज्यादा अस्थिर हो चुका है। अभी तक हिमाचल प्रदेश एक हद तक सुरक्षित था, लेकिन हिमाचल प्रदेश के अंदर में भी पहाड़ों पर जो कार्य किए गए हैं सड़क आदि के निर्माण के संदर्भ में, उद्योगों को स्थापित करने के संदर्भ में, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर में भी पहाड़ बहुत तेजी के साथ में अस्थिर होते जा रहे हैं। और आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि पिछले वर्ष भूस्खलन की, लैंडस्लाइड की काफी घटनाएं हिमाचल प्रदेश के अंदर में भी हुई थी। अभी तक ऐसी घटनाएं हम उत्तराखंड में अधिक संख्या में देख रहे थे। तो निश्चित रूप से हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि दुर्गम क्षेत्रों के अंदर में सड़कों का निर्माण करने से हमें लाभ है या हानि है। इसके अलावा ऊर्जा स्रोतों के अंदर में स्वच्छ ऊर्जा के जो स्रोत हैं उनको अपनाने की प्रक्रिया को बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़ाना होगा, इसे प्राथमिकता देनी होगी ताकि प्राकृतिक संतुलन को हम कम से कम नष्ट करें या प्राकृतिक संतुलन पर जो नकारात्मक असर है वो कम से कम पड़े। अगला समाचार है स्टूडेंट्स, इसे द हिंदू समाचार पत्र के अंदर में टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट नाम का एक खंड आता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के समाचार रखे जाते हैं और इनमें जो आपकी परीक्षा के अनुसार उपयोगी होते हैं उनको हम यहाँ पर लेकर के आते हैं। इसे हम GS3 विज्ञान और प्रौद्योगिकी वाले खंड के साथ में जोड़ करके देख रहे हैं, अब मिरेकल क्योर अगेंस्ट HIV। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। दरअसल स्टूडेंट्स अगर हम बात करें ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो कि एड्स नामक बीमारी को फैलाता है, अब अगर इस बीमारी की बात करें तो अभी तक जो हमारे पास आंकड़े हैं तो इस महिला को जिसके संदर्भ में हम लोग यहां बात करेंगे उनको जोड़ करके 3 ऐसे कुल लोग हैं जो कि इस बीमारी से ठीक हुए हैं। दरअसल स्टूडेंट्स ये न्यूज तब चर्चा में आई जब अमेरिका के अंदर में कुछ शोधकर्ताओं ने बताया कि एक 60 वर्षीय अफ्रीकी अमेरिकी महिला जिन्हें HIV का संक्रमण हुआ था, अब वो इस संक्रमण से ठीक हो गई हैं और लगभग 14 महीने हो चुके हैं और उनका जो इसमें उपचार है एंटी रेट्रोवायरल उपचार जिसे हम लोग ART भी कह देते हैं, इसमें मुख्य रूप से टेनोफोविर, एमेट्रिसिटाबाइन और रोल्टेग्रोविर नाम की दवाएं दी जाती हैं। इनका इलाज भी इनका नहीं चल रहा है। लेकिन ये महिला ठीक कैसे हुई? दरअसल यहां पर मुख्य भूमिका निभाई इस उपचार ने या हम कह लें स्टेम सेल थेरेपी ने। स्टूडेंट्स स्टेम सेल्स ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो नवीन कोशिकाओं का उत्पादन करने में सक्षम रहती हैं। मनुष्य के शरीर में स्टेम सेल्स हम 2 स्तर पर देखते हैं, एक तो देखते हैं एम्ब्रियो या भ्रूण के स्तर पर और एक देखते हैं वयस्कों के स्तर पर जिन्हें हम लोग वयस्क स्टेम सेल कह देते हैं। अब इस महिला के शरीर में 2 प्रकार के स्टेम सेल का प्रयोग किया गया, इनको डाला गया। एक थी भ्रूण स्टेम सेल जिसमें एक प्रकार का म्यूटेशन हुआ था। दुनिया के अंदर में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी कोशिकाओं में म्यूटेशन होता है, उत्परिवर्तन होता है और ये उत्परिवर्तन इस प्रकार से होता है कि HIV वायरस को रोक देता है
यह प्राकृतिक चमत्कार है और इस उत्परिवर्तन को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है CCR5 डेल्टा 32। तो एक तो ये कोशिकाएं इस महिला के शरीर में डाली गई, इसके अलावा वयस्क स्टेम सेल डाला गया जिससे इस महिला की प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम मजबूत हुआ। दरअसल HIV वायरस में एक बात आप लोगों को पता होगी, अन्यथा ध्यान दीजिए कि यह वायरस रोगी की प्रतिरोधक क्षमता को घटाना शुरू कर देता है बहुत तेजी के साथ में। तो इसको बढ़ाने की जरूरत थी, इसके लिए वयस्क स्टेम सेल या एडल्ट स्टेम सेल का इस्तेमाल किया गया। अब यहां पर कई बार समस्या यह पैदा होती है कि जब किसी व्यक्ति के शरीर में नई स्टेम सेल डाली जाती है तो रोगी का शरीर उसे स्वीकार नहीं करता है और अन्य प्रकार के रोग विकसित होना या समस्याएं पैदा होना शुरू हो जाती हैं व्यक्ति के शरीर में। अगर हम इस महिला की बात करें तो इनके शरीर ने इन नई स्टेम सेल्स को बहुत आसानी के साथ में स्वीकार कर लिया। अब यहां पर आप देखिए, टिमोथी रे ब्राउन या इन्हें बर्लिन पेशेंट भी कहते हैं और एडम कैस्टिल्जो, ये दो अन्य लोग थे जिनके अंदर में बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया था और उसके माध्यम से इनके HIV एड्स का इलाज किया गया था। अब जैसे ये जो घटनाक्रम है पूरा, ये उम्मीद की एक किरण है, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन स्टेम सेल थेरेपी ये बड़ा खर्चीला उपचार है और HIV के जो अधिकांश पेशेंट्स हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल से उपलब्ध होता है। निश्चित रूप से तो HIV एड्स के इलाज के लिए हमें किसी वैक्सीन या किसी खास दवा की जरूरत रहेगी जो कि आसानी से इलाज कर सके और सब तक उपलब्ध हो। अब जरा भारत की बात करते हैं। हमारे देश के अंदर में 2019 की अगर हम बात करें तो HIV पेशेंट्स थे 23.48 लाख और 2019 में जो वयस्क पुरुष थे 15 से 49 वर्ष के आयु वर्ग में, इनमें HIV का प्रसार 0.24% और महिलाओं में 0.20% था। सबसे अधिक रोगी महाराष्ट्र में थे, उसके बाद आंध्र प्रदेश और फिर कर्नाटक के अंदर में। और यहाँ पर जो ये रोगी हैं, सरकार के आंकड़े हैं कि इनको ART का जो इलाज है वो मुफ्त दिया जा रहा है संस्थाओं के माध्यम से। और ART मैंने बताया था आपको, एंटी रेट्रोवायरल उपचार या ट्रीटमेंट, जिसमें ये दवाएं दी जाती हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, भारत में सड़क हादसों में जान गंवाने वालों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है, इसके पीछे क्या कारण है? साथ ही देश में बेहतर सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय भी बताइए। 250 शब्द 15 अंक। तो इसकी संरचना को देखते हुए भूमिका में सबसे पहले आप सड़क सुरक्षा पर जो वैश्विक लक्ष्य है उसका वर्णन कर देंगे। इसके बाद मुख्य भाग में संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो प्रयास है, ब्राजीलिया घोषणा पत्र को तो आप भूमिका में ही बता दें, बेहतर रहेगा। इसके अलावा मुख्य भाग के अंदर में जो स्वीडन में सम्मेलन हुआ है उसकी आप बात कर दें। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को आप बता सकते हैं। फिर मैंने चुनौतियां बताई थी और सुझाव भी बताए थे, तो इनको बता करके आप मुख्य भाग को पूर्ण कर सकते हैं। और अंत में निष्कर्ष में एक तो उत्तर का सार और इसके अलावा क्रियान्वयन में गंभीरता अत्यधिक आवश्यक रहेगी। एक बात ध्यान रखना आप लोग, निष्कर्ष में उत्तर का एक सार लिखने की बात हम लोग इसलिए करते हैं हमेशा स्टूडेंट्स, परीक्षक जब कॉपी चेक करता है आपकी, तो परीक्षक को यह जरूरत नहीं होनी चाहिए कि वो जाकर के प्रश्न को फिर से देखे कि प्रश्न क्या था। निष्कर्ष में यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि आप किस चीज का उत्तर लिख रहे थे। अब आगे देखिए, अगला प्रश्न है, तेल के व्यापार से परे भारत UAE द्विपक्षीय संबंधों की क्षमता पर चर्चा करें। 250 शब्द 15 अंक। सबसे पहले आप भूमिका में भारत UAE संबंधों में विस्तार की बात बताएं और बताएं किस प्रकार से हम द्विपक्षीय संबंधों से अब रणनीतिक भागीदारी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। फिर मुख्य भाग में भारत और UAE की मुक्त व्यापार के संदर्भ में जो नई नीति है उसकी चर्चा करें। इसके अलावा UAE द्वारा तेल के व्यापार पर निर्भरता घटाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उनका जिक्र करें, जिस प्रकार से वो अपनी अर्थव्यवस्था को विविधीकरण की तरफ लेकर के जा रहा है। फिर भारत को इससे क्या लाभ है, विशेष रूप से अफ्रीका और पश्चिम एशिया के संदर्भ में, निर्यात के संदर्भ में, व्यापारिक भागीदारी के संदर्भ में, इन सारे विषयों को आप यहाँ पर बता सकते हैं। निष्कर्ष रूप में उत्तर का सार तो रहेगा ही, जो अन्य तकनीकी विषय हैं, कुछ देश यहाँ पर कुछ प्रकार की समस्याएं पैदा कर सकते हैं, व्यापारिक बाधाओं की बात कर सकते हैं, टैक्स वगैरह की बातें सामने आ सकती हैं, तो उनको उन देशों के साथ में एक रचनात्मक बातचीत के माध्यम से हल किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा
चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो सारी जानकारियां आप तक समय से पहुंचती रहेंगी। सिविल सेवा परीक्षा की अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाते रहिए। इस पूरी क्लास में मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।